नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे हृदय रोग की बीमारी से संबंधित। आपने देखा होगा कि और सुना भी होगा कि कैसे जो लोग नाचते नाचते जिम करते करते हृदय रोग की बीमारी के चलते गिर जाते हैं। ये हृदय रोग की बीमारी है या कोई और वजह, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राज अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार झा जी को। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो गिरने वाले और ये मरने वालों की समस्या और ये कारण जानने से पहले एक ये जानना चाहेंगे कि ये मई और जो महीना या गर्मी का महीना कहें, इसमें हृदय रोग की बीमारी बहुत कम होती है, यानी हार्ट अटैक बहुत कम आता है बावजूद, लेकिन मौसम जैसे ही बदलता है इसकी संख्या बढ़ती। वजह क्या है सर इसका? जनरली क्या होता है कि जब भी मौसम का चेंज होता है, मतलब ठंड से गर्मी हो, गर्मी से ठंड हो, मतलब कि अक्टूबर नवंबर का महीना हुआ, फरवरी मार्च का महीना हुआ, इसमें अचानक से शरीर में बहुत सारी चीज़ें की बदलाव होती है। ठंड में क्या होता है कि ब्लड मोटा होता है, विस्कोसिटी बढ़ता है। अब जिनको पहले से हार्ट की नसों में कहीं भी ब्लॉकेज है, तो होता क्या है कि छोटा छोटा क्लॉट हमारे शरीर में बनता रहता है जो इस नली से पास हो गया और नीचे जाकर शरीर में मैकेनिज्म है उसको तोड़ देता है। लेकिन अगर किसी को हार्ट में इस तरह का ब्लॉकेज हो गया 70% 80%, वही ब्लड का क्लॉट जाकर इसको बंद कर देता है और जिसको हम लोग हार्ट अटैक के रूप में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। और ये देखा गया है कि मौसम के बदलाव के साथ इसका रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी हमने देखा है इस मंथ भी काफ़ी थोड़ा ट्रेंड अलग सा है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और मुझे क्या लगता है कि ये सबसे, और इसमें मैंने देखा है कि यंग लोगों को, अभी 32 ईयर के एक आर्मी पर्सनल थे जो ट्रेनिंग करते हैं, कोई हैबिट नहीं था, कोई बीमारी भी नहीं थी, उनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया। 2 नसों में एक नस 100% बंद थी जी। अब इसका जो कारण मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आज के डेट में यंग लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन है जॉब इनसिक्योरिटी की, फैमिली लाइफ को मैनेज करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है कि हम नींद अच्छे से नहीं लेते हैं। और ये सब जो है ना, जो डायनामिक चेंजेज हुआ है हमारे डेली रूटीन में कि 9-10 बजे सोने के बदले हम 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 5-6 बजे उठने के बजाय हम 6-7 बजे 8 बजे उठते हैं, 7 से 8 घंटे नींद की जगह पर हम कम सोते हैं। और वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, और स्पेशली कोविड के बाद जो वर्क पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। पहले लोग ऑफिस से आए तो घर आ गए, लेकिन अब चूंकि इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से अब घर पर भी लोग काम करते हैं, तो ये जो स्ट्रेस है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक का जो रेट है वो बढ़ने का। सर, अभी आपने बताया, हम लोग बात भी कर रहे थे शुरू में कि सोशल मीडिया या और कई जगह सुनने को ये मिलता है कि कोई व्यक्ति नाच रहा था, गिर गया, मौत हो गई, कोई व्यक्ति जिम कर रहा था, गिर गया, मौत हो गई। ये वजह क्या है सर, और इसके पीछे हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहता है सर? देखिए, ये पहले भी होता था कि लोग नाच करते हुए मर जाते थे और जिम करते हुए मरते थे, लेकिन क्या था, सोशल मीडिया की कमी थी जिसके कारण सबको ये इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं था। आमतौर पर ये सब उनके साथ होता है जिनको ऑलरेडी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी है, या थायराइड की बीमारी है, अनडायग्नोज्ड है। लोग, उनको दिक्कत होती है, जैसे चलने में वो 1 फ्लोर सीढ़ी नहीं चल पाते। आमतौर पर स्टैंडर्ड होता है कि 2 फ्लोर सीढ़ी अगर कोई एक झटके में चल ले तो सीवियरिटी ऑफ जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा नहीं। इन सबों को सारी बीमारियां होती हैं। कई लोगों को ब्लड प्रेशर, हाइपर और डायबिटीज होता है, लेकिन वो दवाई नहीं खाते हैं इस डर से कि जीवन भर खाना पड़ेगा। और इन सबों को पहले से पता होता है कि मुझे, मेरे शरीर में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा एक और है कि बहुत जल्दी वजन कम करने का जो एक जुनून है लोगों में, ट्रेडमिल करके कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। पहले वो कभी जिम जाते नहीं हैं, चलते नहीं, और अचानक से वो जिम का जो रेट है वो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर आवर के रेट से दौड़ते हैं। इन लोगों में अक्सर देखा गया है कि हार्ट अटैक ऑन टेबल होता है। और इस तरह का हार्ट अटैक में जनरली हमने देखा है कि ऑन साइट डेथ हो जाता है, वहीं पर डेथ होता है, क्योंकि ऐसे लोगों में तीनों नसों में ब्लॉकेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है जी। यानी कि बीमारी पहले से है, पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, दवाएं नहीं चलती हैं, ये कारण है जी बिल्कुल, इग्नोरेंस जी। एक तो ये आपने कहा कि सर इग्नोरेंस है, तो अगर एक सामान्य व्यक्ति
जिसको ये पता चले कि वो सामान्य हृदय की बीमारी के कौन कौन से लक्षण हैं, जिससे वो पहचान पाए और अपना समय पर इलाज करा पाए। जो आमतौर पर जो जनरल आदमी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप नॉर्मल अचानक से किसी को भी अचानक से, पहले से नहीं, अचानक से सांस फूलने की बीमारी हो या छाती में किसी भी तरफ दर्द हो, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड ही दर्द होना चाहिए, दर्द बाएं साइड हो, दाहिने साइड हो, कहा जाता है कि कान के नीचे और नाभि के ऊपर किसी भी तरह का अगर अचानक से बहुत तेज दर्द हो, जो दर्द आपको 10-15 मिनट्स में ठीक नहीं हो और आपको जीवन में लगे कि ये पहली बार इस तरह का दर्द फील हो रहा है, तो ये एडवाइस जरूर दिया जाता है कि तुरंत जाकर ईसीजी करवाइए। तो एक ये हो गया सिम्टम्स, इसको इग्नोर ना करें, गैस की समस्या ना समझे। जिनको पहले से भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है उनको भी एक बार जरूर ये दिखा लेना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्राइटिस और हार्ट अटैक दोनों साथ में हो सकता है, ये हमको समझना पड़ेगा। दूसरा है कि जैसे हम डेली रूटीन एक्टिविटी कर रहे थे, पहले हम 5 किलोमीटर डेली चलते थे, अब थोड़ी दूर चलने में हमको तकलीफ होती है, या तो हमें रुक जाना पड़ता है या चलते चलते फिर वो दर्द में आराम हो जाता है। ये दोनों प्रॉब्लम है जो हार्ट में ब्लॉकेज को हम लोगों को इंडिकेट करता है। तीसरा, जैसे एक लैंडमार्क है कि 2 फ्लोर सीढ़ी अगर आप चल लेते हैं बिना सांस फूले हुए, तो आमतौर पर माना जाता है कि बीमारी कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये अगर आप 2 फ्लोर सीढ़ी नहीं चल पाते हैं एक साथ, तो फिर मतलब आपको हार्ट की समस्या है और जरूर किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर से जाकर दिखाना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो खर्राटा होता है लोगों का, लोग समझते नहीं है और उसको इग्नोर करते, खर्राटा बहुत होता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा खर्राटा आता है और बीच में सांस रुकने जैसी समस्या होती है खर्राटा में, और आँख खुल जाए और फिर सो जाए, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। और ये जिस तरह से डायबिटीज है उसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मदर ऑफ ऑल डिजीज है। तो हार्ट वाले पेशेंट जिनको है और जिनको नहीं है उनको भी जरूर एक बार सांस वाले डॉक्टर से दिखाना चाहिए ओएसए के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए। जी सर, एक चीज़ बताए कि आप लक्षण तो हम लोग बता दिए, अगर लक्षण का पता चल जाए तो क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? देखिए, किसी भी नियरेस्ट फिजिशियन हो या कार्डियोलॉजिस्ट हो, अब तो रांची में भी कार्डियोलॉजिस्ट काफ़ी हो गए हैं, आप इजीली किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें ईसीजी होता है, एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है या एक्सरसाइज ईसीजी कहते हैं उसको, एकोकार्डियोग्राफी होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, ये सब जांच एक बार करवा लेना चाहिए। अगर ट्रेडमिल टेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या कभी हम लोगों को लगता है कि ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना होता है कि इनको हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है, तो फिर फर्दर टेस्ट के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएं या फिर सीटी स्कैन के द्वारा जो होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएं। आजकल एक और नया टेस्ट आया है कि सिंपल आप सीटी कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं। जैसे किसी जवान आदमी को प्रॉब्लम कम है, कभी कभार एटिपिकल पेन होता है, लेकिन उनकी फैमिली में हार्ट की समस्या और डायबिटीज ये सब बीमारी है, तो उनको एक कैल्शियम स्कोरिंग करवाते हैं। कैल्शियम स्कोरिंग का जो लेवल है अगर वो 50 या उससे ज़्यादा है, तो फिर हम लोग जनरली एक दवाई कोलेस्ट्रॉल के लिए उनको एडवाइस कर देते हैं, जो हार्ट अटैक होने से बचाता है। जी, एक तो आपने बताया कि सर सिटी एंजियोग्राफी और कॉर्नरी कन्वेंशनल कॉर्नरी एंजियोग्राफी, इन दोनों में अंतर क्या है, और एक्यूरेसी अगर बताया जाए कि एक्यूरेट अगर हमें जानकारी मिले तो दोनों में किस में ज़्यादा संभावना है? देखिए, दोनों जो कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी है वो सबसे एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसमें हम लोग सब कुछ डाई डालते हैं। आर्टरी हाथ, अब तो आजकल हाथ से ही ज़्यादा लोग करते हैं, रेडियल आर्टरी के थ्रू। जिनका नहीं हो पाता है तो पैर के फीमोरल आर्टरी से करते हैं, और ये पेनलेस, बहुत थोड़ा सा पेन होता है, उधर से हम लोग कोरोनरी आर्टरी में डाई डालकर चेक करते हैं। उसमें देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है। जैसे किसी को हमको बहुत स्ट्रांग नहीं लगता है कि इनको ब्लॉकेज होगा, लेकिन प्रॉब्लम है उनको, या तो टीएमटी में हमें कभी कभी लगता है कि फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, फीमेल्स में अक्सर हम देखते हैं ये, इन लोगों को एडवाइजेबल है कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज 60% 70% से ज़्यादा आता है, तो फिर कंफर्मेशन के लिए हमें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाना पड़ता है, जो कन्वेंशनल होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ करना चाहूँगा, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया,
या किसी को डायबिटीज़ है काफ़ी सालों से और उनको चलने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है, जनरली ऐसे लोगों को हार्ट अटैक के बाद या जिन पे स्ट्रॉन्ग हमको लगता है कि इसमें ब्लॉकेज आएगा, उनको कन्वेंशनल जो एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी कैथ लैब में होता है वो करवाना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि इमीडिएटली हमें बीमारी का एक्यूरेट पता भी चलेगा और साथ ही साथ हम लोग उसका इलाज भी कर सकते हैं। अगर एंजियोप्लास्टी हो सकता है, एंजियोप्लास्टी नहीं हुआ तो बाईपास सर्जरी होगा, लेकिन कन्फर्मेशन इसी से होता है। तो ये दोनों बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा कि पेशेंट को भी कुछ पेशेंट होते हैं जिनको डर लगता है कोरोनरी एंजियोग्राफी से, तो फिर हम लोग उनको बोलते हैं एटलीस्ट सीटी एंजियोग्राफी करवा लीजिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है। अच्छा, अगर मानिए जांच के बाद अगर बीमारी का पता चल जाए तो क्या करना चाहिए और कब और कहाँ जाना चाहिए? जैसे कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए हैं, उन्होंने सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी किया या किसी को सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हुआ, मैंने बताया 60% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा है तो उसको कोरोनरी एंजियोग्राफी किए। उसमें अगर सिग्निफिकेंट बीमारी मिलती है तो अगर एंजियोप्लास्टी हो सकता है तो उसको एंजियोप्लास्टी उसी टाइम भी करवा सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और उस समय अगर एक ब्लड क्लॉट के साथ ब्लॉकेज है तो उसमें एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली करना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग हार्ट का जो मसल मास है उसको हम लोग सेव कर सकते हैं और हार्ट का पंपिंग एक्शन, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग इंप्रूव करवा सकते हैं। जिनको वो नहीं हो सकता है उनको बाईपास सर्जरी एडवाइजेबल है, तो उनको करवाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इन सब चीज़ों में थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन नहीं करवाने से ज़्यादा रिस्क होता है। और करवाने के बाद जो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो लाइफ थ्रेटनिंग डेथ है वो दोनों चीज़ इंप्रूव कर जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। एक बार देखा जाता है कि नसों में जैसे 1, 2 या 3 नसों में अगर रुकावट होती है तो कई बार बोला जाता है कि नहीं आप एंजियोप्लास्टी करा लीजिए या फिर बाईपास सर्जरी करा। तो कितने अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज हो तो एंजियोप्लास्टी कराना चाहिए और कितने में हो जाए तो बाईपास पे जाना चाहिए? देखिए, अब जो बहुत सारे हेड टू हेड ट्रायल्स और स्टडीज होती रहती हैं, स्टडीज में अभी जो रिसेंट एक स्टडी आया है उसमें उन्होंने बताया है कि बाईपास सर्जरी हो या एंजियोप्लास्टी हो, दोनों इक्वल होता है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको जो कॉम्प्लिकेशन बाद में होती है और बाकी चीज़ों के लिए दोनों इक्वल होता है, तो दोनों कर सकते हैं। अब वो जो ऑपरेटर है उनके ऊपर रहता है, उनके डिस्क्रिप्शन पर, कि पेशेंट को कितना रिस्क फैक्टर है, बीमारी कौन सी जगह पर है, बीमारी में एंजियोप्लास्टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो आजकल नई मशीनें आ गई हैं जो हम लोग करते हैं, वो सब हम लोग कर एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज है, काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम है और पेशेंट का अगर एज ठीक है, यंग है, उनको बाईपास सर्जरी हमेशा सुपीरियर होता है एंजियोप्लास्टी से। लेकिन अगर वहीं पेशेंट यंग है और बीमारी नस के ऊपरी भाग में है तो उसमें स्टेंट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि अर्ली मोबिलिटी होती है, पेशेंट जल्दी से अपना काम शुरू कर सकते हैं। और बाईपास की जो एक ऑप्शन है, क्योंकि कई लोगों का, उन लोगों का फिर से वो ब्लॉकेज होने का रिस्क होता है, अगर वो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करे तो बाईपास का एक ऑप्शन बना रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बाईपास सर्जरी करवाएं या एंजियोप्लास्टी कराएं, दोनों में स्टेंट बंद भी होने का चांस है और उधर ग्राफ्ट भी बंद होने का रिस्क होता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करें, दवाई टाइम पर ना लें, ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल नहीं करें, तो ऐसा नहीं है कि ये करने से पेशेंट अजर अमर हो गया जी। उनको लाइफस्टाइल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से ये बंद होने का चांसेस होता है। सर, लाइफस्टाइल और जहाँ तक की बात की है कि अपने आप को खुद स्वस्थ रखना पड़ेगा, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं, हमारा दिल, हृदय स्वस्थ रहे, इसके लिए हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए और खान पान कैसा होना चाहिए? सर देखिए, मैं 4-5 पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा। पहला सबसे कि अगर 40 साल के ऊपर जो भी हैं उनको एक बार जरूर आज के डेट में बॉडी चेकअप, एक रूटीन ब्लड्स कहीं भी होता है पैकेज में, आप वो ब्लड्स करवा लीजिए। एक फिजिशियन से ही दिखा लीजिए। अगर आपको चलने फिरने में कोई समस्या नहीं होती है, कुछ नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस रेगुलर 2 साल 4 साल पर ब्लड टेस्ट और रेगुलर किसी डॉक्टर के संपर्क में रहिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जीवन शैली में खान पान, वॉक। देखिए, अब आजकल हम लोग पैदल बहुत कम चलते हैं, सबसे बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है पैदल चलना, और उसके बाद है योग अभ्यास, योगा, जो इंडोर हम लोग एक्सरसाइज बोल सकते हैं। उसके बाद है तो आप जिम कर सकते हैं, ट्रेडमिल घर पर कर सकते हैं। ये इसको हमको अपने बॉडी, शरीर का एक पार्ट बना कर रखना पड़ेगा कि लाइफ में 24 घंटे में हमको आधा घंटा अपने शरीर के लिए देना है, या पैदल ही चल लीजिए, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खान पान में जिस आदमी जिस एरिया से बिलोंग
बिलोंग करते हैं भारत में, वो वहाँ का जो बैलेंस डाइट है, खाना पीना, वो खाएं तो उनको कुछ भी नहीं होगा। जंक फूड डेफिनेटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं 100%, लेकिन जितना मिनिमम हो उतना खाना चाहिए। रेस्टोरेंट का में जो भी खाना बनता है, अब कितने भी अच्छे ऑयल को यूज करें, ऑयल को रीयूज होता है वहाँ पर, जो कि सैचुरेटेड फैट होता है। पाम ऑयल भी कई जगह यूज होता है, तो वो मिनिमम से मिनिमम हम लोग यूज करें। घर में जो तेल यूज होता है उसमें सरसों का तेल, एम्स में स्टडी हुई थी, उसमें बताया गया कि सरसों का तेल, घी और राइस ब्रान ऑयल ये सबसे अच्छा है, तो ये आप हम लोग घर में यूज कर सकते हैं। जो जैतून का तेल, जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं, उसको यूज करना है तो वो सिर्फ 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग जो सिंपल कभी खाना बनाते हैं, यूरोपियन या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का जो खाना होता है उस तरह का सिम टेम्परेचर पर वही बना सकते हैं। 60-70 डिग्री टेम्परेचर पर जो हमारे घर में खाना बनता है वो ऑलिव ऑयल के लिए फिट नहीं है। उसके बाद लाइफस्टाइल में एक सबसे इंपॉर्टेंट है नींद। WHO रेकमेंड करता है कि 7 से 8 घंटे प्रतिदिन सबको सोना चाहिए, इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि वर्किंग आवर यंग लोगों में बहुत ज़्यादा है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि WHO ने बोला है कि हमारे खाने में हर दिन 5 फल या सब्जियां होनी चाहिए, उसको हम लोग मिलाकर कैसे भी 5 फल और सब्जियां कर ले प्रतिदिन। तो ये सब जो चीज़ है, अगर हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट अपने जीवन में करें तो बीमारी को कम से कम कर सकते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इन सब चीज़ों को अर्ली, अगर जल्दी बीमारी पता चल जाए और चलने के बाद उसको इग्नोर ना करें हम और प्रॉपर दवाई खाएं, तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं और एक अपना लंबा जीवन बिना किसी बीमारी के चला सकते। सर, आपने कहा कि योग और ये एक्सरसाइज यानी जिम, तो लोग, यूथ तो जिम की ओर भागता है। आपको क्या लगता है कि जिम और योग में अगर विकल्प को चुनना हो तो किसे चुने जो ज़्यादा हमें फ़ायदा करे? अब देखिए, योग और जिम में डिफरेंस क्या है कि अगर आपको मसल मास बनाना है तो फिर जिम ही करना पड़ेगा। योग में आपका बॉडी टून होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपके शरीर को क्या चाहिए उसके हिसाब से बॉडी आपका एकस्टम्ड होता है योग में। तो ये पर्सनल चॉइस है लोगों पर, दोनों करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं रेकमेंड करूँगा कि जो भी जिम जाते हैं वहाँ जो भी उनको जो सप्लीमेंट मिलता है एटलीस्ट उसका सेवन ना करें। घर पे आपके पास सप्लीमेंट में जितने भी पहलवान हुए हैं या फिर जो भी रेसलर हैं वो कभी सप्लीमेंट नहीं खाते, वो केला खाते हैं, अंडा खाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का सेवन करिए सप्लीमेंट की जगह पर, क्योंकि हमने देखा है सप्लीमेंट लेने वाले कई लोगों में हार्ट की समस्या हुई है। यंग लोगों में बिना किसी बीमारी के हार्ट अटैक लेकर प्रेजेंट करते हैं, बाद में हिस्ट्री मिलती है कि कीटो डाइट पर थे और साथ में सप्लीमेंट ले रहे थे। तो जिम जाना है तो जाइए, लेकिन अचानक से बहुत वजन कम करने का जो प्लानिंग है उसको मत रखिए। धीरे धीरे हर चीज़ अच्छा होता है। जैसे आपने वेट पुट ऑन किया है, बढ़ा है आपका वजन, धीरे धीरे उसको धीरे धीरे निकालिए। अचानक से कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि तेल जो है, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, या कौन सा तेल यूज़ करेंगे, एक बड़ा भ्रम को उन्होंने दूर किया है। और हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसे हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत किया। अगले अंक में हम फिर एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।